दोस्तों नमस्कार। गाजा के एक प्रमुख हॉस्पिटल के कंपाउंड में हुए भीषण ब्लास्ट से बहुत लोग मारे भी गए और हताहत भी हुए। आप उसे मिसफायर मिसाइल रॉकेट कह सकते हैं, हादसा कह सकते हैं या फिर एरियल बॉम्बिंग, पर जो भी हो इसके आउटकम ने कहीं ना कहीं यूएस डिप्लोमेसी को मिडिल ईस्ट में गहरा धक्का पहुंचाया। मैं इसे हादसा ही अगर मान लूँ तो कितना अजीब लगता है ना कि जो भी अभी युद्ध चल रहा है इजराइल और हमास के बीच, तो उसमें इस तरह का इतना भयानक हादसा इंसिडेंट वार में अभी तक शायद ही नहीं हुआ था, इतने बड़ी क्षमता का। और वो भी तब हुआ और ठीक हॉस्पिटल पे ही हो गया जब यूएस के प्रेसिडेंट, जो आमतौर पे वार जोन पे आते नहीं हैं, वो वार जोन पे उनकी विजिट जस्ट होने वाली थी। तो इसलिए थोड़ा सा मैं चीज़ों में इसे हादसा मानने में परहेज या मन नहीं मानता। जांच रिसर्च, क्या पता जिन चीज़ों को हम नहीं मानते वही चीज़ें सामने लेकर भी आती हैं। क्या पता आगे चीज़ें कुछ क्लियर ही ना हो, हर समय डायलिमा रहता रहे। कौन लोग इन्वॉल्व थे, स्टेट नॉन स्टेट दोनों के मध्य के लोग, या बाहर स्टेट पहने हो अंदर नॉन स्टेट हो, या कुछ भी हो, वाइस वर्सा हो, इन सब को भी अगर हम दरकिनार कर देते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत तौर पे ये बिडेन साहब के लिए उनकी लीडरशिप पर और जो उनकी लेगेसी हो सकती थी, जो इस मीट से वर्ल्ड के साथ जो ये मीट हो सकती थी, जिन्होंने उसके लिए काफ़ी प्लानिंग भी की थी। जो एंटोनी ब्लिंकन साहब थे, जो सेक्रेटरी थे फॉरेन अफेयर्स के यूएस की तरफ से, जो काफ़ी मेहनत भी कर रहे थे, हर पूरे रीजन्स में दौरा भी कर रहे थे। आउटर तौर पे वो इजराइल का पूरी तरह सपोर्ट भी कर रहे थे, कहीं ना कहीं माइंड में एंटर करने की ज़रूरत थी इजराइल के। तो लेकिन पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं बहुत सी अन्य डिप्लोमेसी जो एक संवाद को स्टेबल कर सके और एक कहीं ना कहीं युद्ध को थामने, कंट्रोल करने, रोकने इत्यादि एक सल्यूशन की ओर आगे बढ़ सके, तो उस ओर भी मैं चीज़ों को देता हूँ। हर चीज़ मीडिया के सामने आती ही नहीं है। तो इस बैकग्राउंड में ही प्रेसिडेंट बिडेन साहब आ रहे थे। जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया कि अगर ये स्ट्रेटेजिकली था तो मैं भी ये जो मीटिंग होने वाली थी बिडेन साहब की और अरब लीडर्स के मध्य, तो इसको आउटकम्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेवर में करने की चाहत ने क्या ऐसा ये हादसा या इंसिडेंट या जो भी कहें अटैक को अंजाम कर दिया गया। ये भी आगे शोध का विषय होगा, पर सबको दरकिनार भी कर दें। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे बिडेन साहब की लेगेसी और उनके जो डिप्लोमेसी जो एफर्ट था उसको आघात कराने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन इसके बावजूद भी भले ही मीट नहीं हो पाई, लेकिन जाते जाते भी बिडेन साहब ने इनडायरेक्ट रूप में चाहे मिस्र से बात करके और इजराइल को कॉन्फिडेंस में लेते हुए कहीं ना कहीं जो पहला मुद्दा था कि जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उनको ऐड का रास्ता खोला जाए, तो वहाँ पे पहले स्टेप पे अपने सफलता पा ली। 24 ट्रक आने की बात हुई है, गड्ढे रोड सही हो जाने के बाद वो आगे बढ़ेंगे भी, इजराइल भी इससे सहमत है और मिस्र ने रास्ता खोलने की बात हो गई है, जैसा कि सत्य हिंदी पे अंकुर की रिपोर्ट से पता लगा था मुझे सबसे पहले। तो यहाँ से अब जब ये पहला स्टेप खुला है तो कहीं ना कहीं बिडेन साहब ने दूसरा स्टेप भी खोल दिया है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है अब कि बंधकों के विषय में भी अब डिप्लोमेसी आगे बढ़े। इसके संदेश भी मुझे मिलते दिख रहे हैं। भले ही यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में ऐड के मुद्दे पर जो था वहाँ पे अमेरिका ने वीटो कर दिया, वो शायद नी जर्क रिएक्शन भी हो सकता था जो मीटिंग कैंसिल हो गई थी बिडेन साहब की। लेकिन मैं बिडेन साहब की दाग देता हूँ कि सहनशक्ति और रिस्ट्रेन का, जो पॉलिटिक्स में इतना लंबा अनुभव रहा, इंटरनेशनल अफेयर्स में, और खुद वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, और उनके समय में अफ़गानिस्तान से यूएस फोर्सेस वापस भी आई हैं, और जाते जाते भी जो हाई वोल्टेज के मध्य भी सॉलिडरिटी नेतन्याहू जी को देते हुए भी कहीं ना कहीं जो 9/11 के संदर्भ में जो लेसन्स थे, जो आवेश से अमेरिका ने जो गलती की उनसे बचने के लिए जो प्रेरणा उन्होंने दी, तो उन चीज़ों को भी हमें पर्याप्त फोकस देना चाहिए। और इसके बाद जो एड का इशू और उसके बाद इस रिस्पांस में मैं देख रहा हूँ कि ईरान और
उनके जो चिरप्रतिद्वंदी हैं सऊदी अरेबिया के, मत डायरेक्ट फ़ोन पे भी बात हो रही, जैसा कि अभी बीबीसी की रिपोर्ट जो न्यूज़ है उसके माध्यम से मैंने सुना। और कहीं ना कहीं ईरान को भी जो प्रोत्साहन है, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने जिक्र भी किया था अपने एपिसोड में, तो वो भी प्रोत्साहन कहीं ना कहीं उनको फिर से कि ईरान कंस्ट्रक्टिव रोल रीजन में प्ले करता आया है और कर सकता है। इस तरह की बात ही उसके जो पुराने सहयोगी हैं रशिया की तरफ से, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्गेई लावरोव, जो बहुत ही अनुभवी हैं, उधर से ईरान को भी इस ओर बूस्ट मिला है। तो ये दूसरा जो इस पूरा कैओस फैला हुआ है, ये दूसरा सक्सेस हमें डिप्लोमेसी में दिख रहा है। तीसरा चीज़ ये है कि अरब कंट्रीज के पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचा था कि भाई हॉस्पिटल पे इतना बड़ा हमला हो गया, डोमेस्टिक प्रेशर भी बहुत बढ़ गया था, तो उन्हें मीटिंग से हटना था। लेकिन अब ऋषि सुनक साहब जो बरतानिया के प्रधानमंत्री हैं, जो उनकी मीट अभी इजराइल में, उसके बाद रियाद में अभी होने वाली है, तो कम से कम वो जो हो रही है, तो कहीं ना कहीं अरब कंट्रीज भी अब चीज़ें और अच्छे से समझ रही हैं और इस ओर बढ़ते हुए फिर से चल रहे हैं। तो जो डिरेल करने की कोशिश थी, संभावना थी, या जो हो गया था बिडेन साहब की यूएस डिप्लोमेसी को, कहीं ना कहीं वो फिर से ट्रैक में आती दिख रही है। यूएस और यूएसएसआर या रसिया की हम बात करें, वो कितनी भी उनकी आइडियोलॉजी अपोजिट डायरेक्शंस में रही हों, कितना भी विश्व में कयोश रहा हो, कितना भी कोल्ड वार रहा हो, लेकिन मैं ये भी देखता हूँ कि जब बहुत ही बॉइलिंग कंडीशन विश्व लेवल पे होती है और विश्व को पूरे एनगल्फ करने की स्थिति में होती है, तो वो उनकी जो आपसी समझ एकाएक डेवलप होती है और डिप्लोमेसी उनके मध्य काम करने लगती है, पहले बैक चैनल से फिर सामने भी आने लगती है। चाहे विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध हो, दूसरा विश्व युद्ध हो, या ऐसे बहुत से और मौके हों, रियलिटी को भी वो समझते हैं। सोवियत संघ का विघटन की, अब ये विघटन होना ही चाहिए, तो गोर्बाचोव साहब का वेस्ट के साथ जो समझौता हुआ, यहाँ तक भी रूस गया था। तो इन परिस्थितियों में मैं देख रहा हूँ कि बिडेन साहब फिर से वापस जल्द मिडिल ईस्ट में अपनी लेगेसी के साथ आएंगे। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो लीडर ऊपर से बहुत सख्त दिखते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, रेटोरिक्स करते हैं, मजबूत गवर्नमेंट का दावा करते हैं, तो अनुभव ये बताता है कि उनके रीजन में कंस्ट्रक्टिव डायलॉग कम ही होते हैं। उनके देशों में जो ग्रोथ रेट होती है उस दौरान कम ही होते हैं। कन्फ्लिक्ट सिचुएशंस में उनकी भूमिका कम ही हो जाती है। इस परिप्रेक्ष्य में अगर बिडेन साहब के अनुभवों को देखें और स्वयं जो प्रेसिडेंट बराक ओबामा के जो करिश्माई नेतृत्व था, उनके अंडर में जो उन्होंने वर्क किया था, और कहीं ना कहीं गाइडेंस इस कठिन दौर में भी उनको लगातार पर्दे के पीछे से पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा साहब से मिल रही होगी। और ख़ुद जो बिडेन साहब का डेमोक्रेटिक जो थिंकिंग है, जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे और स्वयं अमेरिका में वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस प्रेस पर खुल के बोलते रहते हैं, तो वो आसानी से उनको डिरेल करना मुमकिन नहीं है। वो अपने स्टैंड में उनके चेंज और शिफ्टिंग फ्लेक्सिबिलिटी, फैक्ट्स जैसे जैसे आते रहते हैं, अगर फैक्ट्स बदलते हैं तो उस हिसाब से वो फ्लेक्सिबल भी हैं, ये हम देखते आए हैं। कई बार वो अगेंस्ट, मतलब जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं उसके अगेंस्ट भी वो जाते हुए दिखते हैं, लेकिन कहीं वो इनकी स्ट्रेटजी का पार्ट होता है कि कैसे हम, जब कोई सुनने को नहीं तैयार है और उसके साथ कुछ बड़ा हादसा हो गया, तो उसके माइंड में हम कैसे एंटर करें। एक बार एंटर करने के बाद फिर वो व्यू रखने की कोशिश करते हैं जो व्यू विश्व समुदाय शांति के लिहाज से युद्ध कोई सलूशन नहीं है, इस तरह की व्यू रखने की बात वो करते दिखते हैं। तो चाहे उनके जर्नी मिडिल ईस्ट के दौरे पहले, चाहे केयरफुली क्राफ्टेड स्टेटमेंट हो, चाहे इजराइल का पूरा सपोर्ट हो, तो उसी के साथ पैलेस्टाइन स्टेट के बात भी हो, मानो ह्यूमैनिटेरियन एड हो या आत्मरक्षा की बात हो, सब बैलेंसिंग एक्ट के तहत मैं इन चीज़ों को बहुत ही देखता हूँ। इन परिस्थितियों में अगर बिडेन साहब वापस आते हैं और पूरे जो डोमेस्टिक कंपल्सन्स हैं, जो डोमेस्टिक प्रेशर है, उनके यहाँ इलेक्शंस का रेटिंग क्या है इत्यादि क्या है, उनको दरकिनार करते हैं लीडर्स। इसी तरह इजराइल में स्वयं नेतन्याहू साहब अगर इसको पूरा
अपने कंपल्सन्स को पूरी तरह दरकिनार करते हैं, और भी दूसरे लीडर्स जो विश्व लेवल पे डोमेस्टिक चीज़ों को पूरी तरह दरकिनार करते हैं और इस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को एकदम दरकिनार करते हुए विश्व को, खासकर इस मिडिल ईस्ट के मुद्दों को जो कहीं ना कहीं एक बड़ी लड़ाई और बड़ा विध्वंस करने की क्षमता रखता है, अगर यहाँ जोड़ने पे सक्षम होते हैं तो यही वास्तव में होप है, यही वास्तव में इसी को हम लीडरशिप कहते हैं। और बिडेन साहब चूँकि सबसे ज़्यादा स्टेक उन्हीं का है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे रिलेशंस चाहे इजराइल से हो या अरब कंट्रीज से हो, व्यापार फोर्सेस सबसे ज़्यादा वहीं हैं, तो यहाँ पर उनका रोल अहम होता है। और मुझे उम्मीद है कि जो उन्होंने अप्रोच भी ये ट्रक वाली 24 वाली खुली है, ये और भी आगे ये अप्रोच और जनरलाइज्ड होगी और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए ही बिडेन साहब फिर नेक्स्ट अगले कदम में और मजबूती से आगे बढ़ेंगे और यहाँ रशिया और दूसरे देशों की भी बैकिंग शायद उनको मिल जाए। यहाँ पर रशिया को सुनने की ज़रूरत इसलिए सबसे ज़्यादा है अगर सल्यूशन निकल रहा है, क्योंकि वास्तव में यही जो बिडेन साहब लेगेसी छोड़ेंगे मिडिल ईस्ट से अगर निकल लेते हैं, बहुत इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से विश्व को लड़ाई से बचा लेते हैं रसिया के ही मदद से मान लीजिए, तब वो यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध है वहाँ रशिया वेस्ट की बात और अच्छे से सुनेगा तो वो रास्ता खोलेगा जो यूक्रेन कन्फ्लिक्ट बहुत दिन से फंसी हुई है उसको सुलझाने में। और जब रसिया और यूएस साथ साथ चलेंगे तो चाइना का जो रुख है वो भी इसी तरह, और जो बैलेंसिंग एक्ट है वो और पावरफुल होकर वो भी आएगा। इंडिया का रुख जैसा कि हम देख रहे हैं कि इंडिया की यूनिक पोजीशंस पे फिर से आता दिख रहा है, जहां इजराइल से नेतन्याहू जी से जो पर्सनल केमिस्ट्री है मोदी साहब की वो एक तरफ है, फ़ोन पे उनकी बात हुई, तो इधर अभी जैसा कि बीबीसी की खबर है, दूसरे मीडिया आउटलेट्स की खबर है कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के महबूब अब्बास साहब से भी उनकी काफ़ी गहराई से बात हुई और जो इंडिया का लॉन्ग टर्म स्टैंड है उसको भी बताया गया, दोहराया गया, और साथ साथ टेररिज्म के विषय में भी चिंता जताई गई। तो बहुत ही यूनिक पोजीशन पे मैं यहाँ पे भारत को, मोदी जी को देखता हूँ। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को दरकिनार करते हुए अगर लीडर्स इस दौरान इस तरह बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम विश्व को जोड़ सकते हैं। फिर से आप पूछेंगे कि ये एपिसोड का टाइटल पावर अभियान और राहुल गांधी से आप क्यों जोड़ लेते हैं? अरे भाई, एपिसोड उसी में चल रहा है और प्लस भारत जोड़ो यात्रा में भी लीडरशिप जो मैंने देखी जब ये यात्रा चालू हुई थी तो राहुल गांधी गुजरात का पूरा इलेक्शन भूल गए थे और यात्रा पूरे गुजरात के इलेक्शन को बाईपास करते हुए बड़े ऑब्जेक्टिव्स की तरफ, लॉन्ग टर्म इशूज़ की तरफ, जनता के रियल मुद्दों की तरफ थी। जैसा कि सत्य हिंदी पे मुकेश कुमार जी के शो पर वरिष्ठ पत्रकार जो थे आनंद के सहाय साहब, उन्होंने कहा कि यहाँ पर लीडर्स को, जो अरब लीडर्स हैं, उनको अपने लोगों की बात सुनने की ज़रूरत है और जो भी प्रदर्शन उनके अरब लीडर जोन में हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं लीडर्स वो बात सुन रहे हैं। तो इसी तरह यहाँ पर लीडर्स को अगर अपनी लेगेसी छोड़नी है, इलेक्शंस और पोस्ट इत्यादि वो आती जाती रहती है, विश्व लेवल पर अगर उन्हें होप देनी है तो उन्हें विश्व लेवल पर लोगों की बात सामूहिक रूप में सुननी होगी। जैसा कि हम देखते हैं कि हमास के हमले के पूर्व जो इजराइल है और अरब कंट्रीज के कुछ लीडर्स काफ़ी क्लोज आ रहे थे नए नेगोशिएशंस में, नए समझौते पर। G20 के तहत भी एक नया रास्ता खुल रहा था ट्रेड का, तो क्यों नहीं अब फिर से बात नेतन्याहू साहब से और डायरेक्ट अरब लीडर्स के बीच में क्यों नहीं हो सकती है। नेतन्याहू साहब को इधर भी सोचना चाहिए। उम्मीद है ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। मुझे उम्मीद है जो बिडेन साहब हैं, जो उनकी जो अनुभव है 50 साल के अधिक जो अनुभव है, राजनीति में अलग अलग पोस्टों में रहे हैं और जो मैंने उनको पढ़ा है उस हिसाब से वो फिर से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में डेमोक्रेटिक वे में वो वापसी करेंगे, ये मेरी होप है। उम्मीद है ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। साथ में दीपक शर्मा शो पे अशोक वानखड़े टाइगर और उमर लखिया साहब को सुनते रहिए, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं विदेशी मामलों के। पुण्य प्रसून वाजपेयी साहब का विशेष एपिसोड इजराइल के संबंध में हुआ था, उसको भी आप गौर करते रहिए कि
चुनौतियाँ आगे बहुत हैं, व्यापार इत्यादि, और युद्ध शायद कोई चाहता नहीं। आगे पर्यावरण से, महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक समानता से विश्व को लड़ना है, डेमोक्रेटिक प्रोडक्शन की ओर चलना है। तो आप ऐसे ही मुलसते रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, यही मेरी होप है। थैंक यू सर।